नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, पब्लिक एजेंडा, वो लेकर मैं हाजिर हूँ। पब्लिक एजेंडा में हम उन समस्याओं को पर चर्चा करते हैं जो सीधी आम जनता से जुड़ी हुई होती हैं और आम जनता उनसे प्रभावित होती है, उनकी समस्याएं उससे जुड़ी हुई होती हैं। उन विषयों पर हम चर्चा करते हैं और हमारे जहां स्टूडियो में आमंत्रित जो अतिथि हैं उनके साथ उस विषय पर गंभीरता से बात करके ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। तो आज जो मुद्दा और विषय हमने लिया है, यह आम जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जो 24 घंटे आम जनता जिससे परेशान होती है, उससे उस असुविधा को फेस करती है, वो है यातायात की समस्या। घर से बाहर निकलते ही आप ट्रैफिक में आते हैं, आप गाड़ियां चलाते हैं, साइकिल हो, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, आप चलाते हैं और ट्रैफिक की अस्त व्यस्तता से आप हमेशा प्रभावित होते हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ जो मौजूद हैं विधानसभा के उप सचिव R.K. गुप्ता, जो सीनियर सिटीजन हैं। उसके अतिरिक्त हमारे साथ जो जुड़े हैं उसमें से राजेश नामदेव, जो पेशे से ड्राइवर हैं, जो इस समस्या से प्रतिदिन रूबरू होते हैं। उसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इंदौर से उनको जोड़ा है हमने, प्रवीण खारीवाल जी। और पुलिस विभाग के बड़े आला अधिकारी DC सागर जी, जो ADG PTRI हैं, उनको हमने जोड़ा है ताकि इस समस्या पर हम कुछ प्रकाश डाल सकें, उनके विचार जान सकें और इस समस्या का हल क्या है ये हम तय कर सकें और इसका कोई निष्कर्ष निकाल सकें। सबसे पहले मैं सीनियर सिटीजन R.K. गुप्ता के पास आना चाहता हूं। गुप्ता जी, आप प्रतिदिन लगभग 2 पहिया 4 पहिया वाहन सड़कों पर चलाते होंगे। आपने देखा होगा कि यातायात की समस्या कितनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। आपको अड़चनें भी आती होंगी, सड़कों की कमियां हैं, सड़कों की चौड़ाइयों की कमी है, अतिक्रमण भी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं इस मुद्दे को? आज का जो आपने विषय रखा है ये बहुत ही ज्वलंत और अच्छा विषय है। निश्चित ही इस विषय पे शासन का ध्यान आकर्षित किया जाना बहुत आवश्यक था। एक्चुअली में क्या है कि सड़कें तो हमारे पास उतनी ही है सभी शहरों में, चाहे हम भोपाल की बात करें, इंदौर की, तो इनका जिस तीव्र गति से चौड़ीकरण, विकास और अतिक्रमण हटाने का काम होना चाहिए वो उतनी स्पीड में हो नहीं पा रहा है। भोपाल में यदि आप देखें तो हमारे जो मुख्य मार्ग है, लिंक रोड नंबर 1 तो ठीक, उसमें ज़्यादा कब्जे, अवैध कब्जे नहीं रोड में। लिंक रोड नंबर 2 और 3 में झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत बन गई हैं। व्हीकल, पहले आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले जो व्हीकल की संख्या थी वो 10 लाख थी, जो 17.5-18 लाख हो गई है और प्रत्येक वर्ष 50,000 व्हीकल सड़कों पे लगातार उतरते जा रहे हैं। तो आने वाले 5 से 10 साल में सड़कों में ट्रैफिक की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, ऐसा हमको दिख रहा है। और जिस गति से फ्लाईओवर बनना चाहिए, सड़कों को चौड़ीकरण होना चाहिए, अवैध अतिक्रमण हटाने चाहिए, वो नहीं हट रहे हैं। उल्टा दिनों दिन जो भोपाल के मुख्य मार्ग नंबर 2 और 3 हैं उसमें न केवल झुग्गी झोपड़ी हैं बल्कि ढेरों दुकानें खुलती चली जा रही हैं। अब वो दुकानें जो खोल लेते हैं उसके सामने फिर पार्किंग होती है और उस पार्किंग से रोड और सकरा हो जाता है। तो यदि हम 2 लेन रोड में चल रहे हैं और जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ फिर हमको लेन बदलना पड़ती है, तो एक्सीडेंट की लगातार संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि मुख्य मार्ग में सब लोग स्पीड में चलते हैं। तो निश्चित ही शासन को और जो आला अफसर हैं इस कार्य को संभालने वाले, उनको देखना चाहिए कि इसका अतिक्रमण हटे और रोज़ नए अतिक्रमण ना हो और उनकी व्यवस्था हो जिससे आवागमन एकदम सुगम हो सके। और ये अन्यथा ये स्थिति और भयावह और ख़राब होती चली जाएगी।
तो मेरा तो ये शासन प्रशासन से अनुरोध है या आग्रह है मेरा कि इस ओर तीव्र गति से ध्यान दें। सड़कों जो चौड़ीकरण होने वाली उनका चौड़ीकरण भी हो। कोलार रोड में आप देखें कि पिछले 10 साल में इतनी तीव्र गति से आबादी बढ़ी है कि लगभग 5 से 7 लाख लोग वहाँ पे कोलार रोड में बस गए हैं। बसाहट बहुत सारी कॉलोनियाँ बन गई हैं और रोड जो कहते हैं उसमें अभी तक रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ, जबकि 80 फीट मार्ग उसका बनाने का प्रावधान था और ये काम ऐसा लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, किंतु कुछ भी कार्य दिख नहीं रहा है। अतिक्रमण ढेरों है कोलार रोड में भी, ऐसे भोपाल के ढेरों मार्ग हैं जो आपके हमारे ध्यान में हैं। तो निश्चित इस दिशा में उनको बिल्कुल सही कहना है आपका गुप्ता जी। अब मैं इस समस्या से रोज रूबरू होने वाले जो रोज दिन भर जिनका पेशा ही गाड़ी चलाने का है, ड्राइवर का, तो ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश नामदेव। ये पेशे से ड्राइवर हैं और ये बताएंगे कि इनको सड़कों पे गाड़ी चलाने में कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। राजेश जी, आप बताएंगे कि इस प्रकार की स्थिति आपको क्या रोज झेलना पड़ती है, किस प्रकार से आप उससे निपटते हैं? सर, जो डबल रोड है उस पर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मगर जो सिंगल रोड है उन पे लोग पार करके गाड़ी चले जाते हैं और फिर एक ही गाड़ी निकलने की जगह रहती है। सामने से जो गाड़ी आती है उसके लिए काफ़ी देर तक हमें रुकना पड़ता है। उसी बीच में टू व्हीलर वाले भी हैं और वो कोई अपनी साइड उनकी निश्चित नहीं, वो कहीं से भी निकल आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। रोडों पे जगह जगह कट दे रखे हैं, कोई भी गाड़ी वाला कहीं से भी निकल के आ जाता है, जिसमें बड़ी समस्या होती है एकदम गाड़ी को कंट्रोल करने में। कोई भी कहीं से भी निकल के आ जाता है। जिस आदमी को जिस सिग्नल है, सिग्नल में उसको राइट साइड जाना है तो उसे राइट साइड ही खड़ा होना चाहिए, मगर वो लेफ्ट साइड खड़ा होगा तो वो जो राइट साइड मुड़ने वाला है उसको भी मतलब दिक्कत होती है। जो जिस साइड में जिसको मुड़ना है उस साइड में खड़ा होना चाहिए, मगर ऐसे मतलब लोगों में वो नहीं है कि अपन जिस साइड मुड़ना है उस साइड खड़े हो। कहीं भी कोई भी ऐसा ही खड़ा हो जाता है, टू व्हीलर वाले कहीं से भी निकल के आ जाते हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कि जागरूकता की कमी है, लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सड़कें जो हैं वो जितनी चौड़ी होना चाहिए उतनी चौड़ी नहीं हैं, सड़कों पर अतिक्रमण भी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सड़कें भी जितनी अच्छी होना चाहिए उतनी नहीं हैं। यातायात बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि सड़कें जो है वो खुदी हुई हैं, गड्ढे हैं और उनका डामरीकरण ठीक से नहीं हो पाया है, या हुआ है तो वो उधड़ गया है, ये भी एक कारण रहता है। अब मैं पुलिस विभाग के आला अधिकारी डीसी सागर साहब से रूबरू होना चाहता हूं। सागर साहब, हमारे आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। अच्छा, सागर साहब से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। मैं प्रवीण खारीवाल जी जो इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके पास आना चाहता हूं। प्रवीण खारीवाल जी, आप का स्वागत है कार्यक्रम में। और जो स्थिति भोपाल में जो है आपने देखा होगा, और इंदौर का ट्रैफिक तो ऐसा माना जाता है कि सड़कें चौड़ी हैं वहाँ पर और इंदौर का ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है, तो इंदौर की क्या स्थिति है? देखिए साहब, मध्य प्रदेश में यदि अपन बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि विकट यातायात की स्थिति खराब है, या यूँ कहें कि सर्कस नुमा यदि यातायात कहीं देखना है तो उसके लिए इंदौर सबसे बड़ा उदाहरण है। इंदौर में सड़कें भी चौड़ी हैं, या वाहन भी पर्याप्त हैं, लेकिन यातायात का डिसिप्लिन नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जब वो अध्यक्ष के पद पर आसीन थी तो उन्होंने जब इंदौर सफाई में नंबर 1 आया था तो उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी चिंता जाहिर करी थी कि इंदौर में यातायात का सेंस नहीं है लोगों में, और यातायात के लिए इंदौर को नंबर 1 आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा
कि प्रशासन और यातायात विभाग ने इस मामले में कभी कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल इंदौर जिस तेजी से फैला है उस तेजी से यहाँ पर पार्किंग के लिए काम नहीं हुआ है, यातायात संकेतकों के लिए काम नहीं हुआ है, पुलिस की यातायात बल में वृद्धि नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर यातायात मतलब कभी एक कानून के दायरे में आ ही नहीं पाया। चालान भी यदि बनते हैं तो इंदौर में हर कोई दूसरा आदमी किसी न किसी नेता को भैया को बात कराता है। ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी दिक्कत ये है इंदौर में कि बीते 3 साल की हम बात छोड़ दें, जब से रेरा कानून आया है तब से जितनी नए मकान, बहुमंजिला इमारतें, कॉम्प्लेक्स, मॉल बन रहे हैं उसमें पार्किंग वगैरह के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके पहले का जो सीन था उसमें न तो इंदौर शहर के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े मॉल हैं, बड़े औद्योगिक इमारतें हैं, इनमें जो बेसमेंट और तल मंजिल पर पार्किंग होना चाहिए वो उन्होंने व्यावसायिक उपयोग और दुरुपयोग कर रखा उसका। तो पूरी सड़कों पर उनकी गाड़ियां पार्क होती है। यदि कोई अस्पताल में 400-500 मरीज हैं तो ये आप कल्पना करो कि 200-400 गाड़ियां उस अस्पताल के आसपास मेन रोड पे, साइड में, गलियों में पीछे खड़ी रहती है और इन सब का अपरोक्ष दबाव मुख्य मार्गों की सड़कों पे आता है। तो ये इंदौर की एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जब से कंपनियां उदार हुई है लोन देने में, तो जिसकी हैसियत साइकिल लेने की रहती थी वो बाइक ले लेता है, जिसकी बाइक की हैसियत रहती है वो एक कार ले लेता है, जिसकी एक कार की रहती है वो 2 कार ले लेता है। ये भी एक बड़ी वजह रही है इंदौर में ट्रैफिक की यातायात दबाव होने में। लगभग 15 लाख से अधिक वाहन यहाँ पर रजिस्टर्ड है इंदौर जिले में। तो आप अंदाज लगा सकते हैं 35-40 लाख की आबादी में यदि 15 लाख वाहन है तो शहर की हालत क्या होगी। और दुर्भाग्य से मीडिया इंदौर की कई बार ये मांग उठाती रही है कि साहब यहाँ पे आपने शहर में एक डीआईजी और उनके अंडर में 3 एसपी कर रखे हैं, तो एक एसपी पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए भी होना चाहिए जैसे दिल्ली और मुंबई में है। तो ये मांग इंदौर के जनप्रतिनिधि कई बार करते रहते हैं और मैं चाहूंगा कि साधना न्यूज लगातार जनहित के मुद्दे उठाता है। तो इंदौर में एक एसपी का पद यातायात विभाग के लिए बहुत बेहद जरूरी है। और दूसरा, जितना रेवेन्यू इंदौर से चालान के रूप में कलेक्ट होता है, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है वो, इंदौर से सबसे ज्यादा चालान बनते हैं, दंड की राशि वसूली जाती है, उसके एवज में उतनी राशि क्रेन के लिए, संकेतकों के लिए, नई जो ये खारेवाल जी मैं आपके पास फिर से आता हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि चालान बनना ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चालान इसलिए बनाए जाते हैं कि आपने गलती की, तो गलती करने वाले की वृद्धि हो रही है। ठीक है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है चालान बनाने से। आजकल तो मास्क नहीं लगाने पर भी चालान बन रहा है। तो ये चीज जो है जागरूकता की कमी है। चालान बनना मतलब जागरूकता की कमी है। मैंने शुरू में कहा आपसे सर्कस नुमा इंदौर का यातायात है, एक लाइन में सब चीज आ जाती है। बिल्कुल। अब मैं डीसी सागर साहब जो एडीजी पीटीआरआई हैं, जो ट्रैफिक के मामले में काफ़ी समझ रखते हैं, काफ़ी उन्होंने देखा परखा है पुलिस विभाग का। हेलो, तो वो उनका जो है हमसे जुड़ गए हैं। मैं उनके पास आना चाहता हूँ। सागर साहब, सागर जी का डिस्कनेक्ट हो गया है मोबाइल। अब मैं वापस आर के गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। गुप्ता जी, अभी आपने प्रवीण खारीवाल जी की बात भी सुनी और जो पेशे से ड्राइवर हैं राजेश नामदेव, उनकी बात भी सुनी। और दोनों की बातें सुन करके आपको क्या लगा कि भाई किस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सकता है? समस्या बताने के लिए तो बहुत सारे उपक्रम हैं, बहुत सारे माध्यम। हाँ, डीसी सागर साहब जुड़ गए हैं। सागर साहब, आपका स्वागत है। मैं साधना न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आपकी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत स्वागत है। मैं ये विषय जो चल रहा है कि पिछले 10 साल में 10
में 10 साल पहले 10 लाख वाहन थे, अभी 17.5 लाख वाहन हो गए हैं। और यही गति अगर बढ़ने की रही तो लगभग आने वाले 10 सालों में 30 लाख वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे। उस स्थिति की से निपटने के लिए हमने जो तैयारियां अभी की हैं वो मेरे ख्याल से वो तैयारियां कम हैं, क्योंकि आने वाले समय में ट्रैफिक कैसे चलेगा। अभी भी जो है हमारे साथ एक ड्राइवर, एक सीनियर सिटीजन और एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और वो उन्होंने अभी अभी अपनी अपनी स्थिति बताई है। तो आपके नज़र में ये ट्रैफिक जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, अपने विचार बताने का कष्ट करें आप। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रासंगिक सा प्रश्न है ये, और सभी के लिए, सभी पर ये चीज लागू होती है कि जैसे जैसे जी जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, वाहन का अनुपात भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यातायात के नियमों का पालन करने की ठान लेते हैं दिल से, तो वाहन भले ही कितने हो जाएं, लेकिन अगर यदि आप यातायात के नियम का पालन करके सही रोड पे चलेंगे, सही दिशा में चलेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे और बच्चों को वाहन नहीं देंगे। अभी आपने देखा छिंदवाड़ा का जो हृदय विदारक घटना हुई एक हफ्ते पूर्व, जिसमें गाड़ी के 2 टूक हो गए। अब इसमें वाहन ज्यादा थे, उसकी गलती नहीं है, उसमें ये गलती है, और सड़क जो है उसकी भी गलती नहीं है। गलती जो है ना अतिरेक की है, गलती जो है ना अति उत्साह की है। और वो अति उत्साह क्या है कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि हम तेज क्यों चला रहे हैं। मैंने पूछा कि लोगों से, मैंने कहा ये मनोविज्ञान क्या, क्यों तेज चला रहे हो तुमको पता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं यहाँ से, और आप 120-140 पे चला रहे हो, क्यों चला रहे हो पता नहीं। तो ये जो एक मनोवृत्ति है, जो मनोविज्ञान है ना, इस पर फर्क पड़ना चाहिए। ये जो सोच है, ये सोच हम सबको, यानी हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष या महिला, और जो यूथ, जो युवा इस श्रेणी में आते हैं 18 से ऊपर, उनको ये सोचना पड़ेगा भाई गाड़ी ज्यादा होगी उसका साफ है। ये थोड़ी कि आप अंधाधुंध गाड़ी चलाओगे, गाड़ी सही लेन में चलाओगे तो कभी कोई किसी का खतरा नहीं है। सही दिशा में रोकोगे, रेड लाइट है तो उसका सम्मान पूर्वक रोकोगे, वहां पर मोड़ आए बाएं नहीं काटोगे, अपनी लेन में चलोगे। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रगति का, हर देश की प्रगति का ये सूक्ष्म चिन्ह है कि वहां पर जो मोबिलिटी है, जो वाहन है, उनकी संख्या में वृद्धि हो। लेकिन वृद्धि होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है गाड़ी को अंधाधुंध चलाओ या बच्चों को पकड़ा दो या शराब का सेवन करके चलाओ। तो ये जो मर्यादा है कानून की, यातायात के नियमों की, जो मध्य प्रदेश यहाँ सवाल है, यहाँ जो हमारा ट्रैफिक को लेके जो यातायात के नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करके आप वाहन चलाइए। कोई वजह नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए। अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक जाबाज सब इंस्पेक्टर की यहाँ भोपाल में ही अस्पताल मृत्यु, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई। उसमें देखिए जो 4 व्हीलर गाड़ी थी वो अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है और काफी दूर तक खदेड़ दिया। और एक युवा थी जो कि अभी कम से कम 30 साल और सर्विस देता है समाज के उत्थान के लिए, समाज की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। वो बिना उसके दर्दनाक मौत के उसमें चला गया काल के जाल में। तो ये जो वाहनों का जो बढ़ना है, इसको हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ इसको, और ये प्रगति का सूचक है। और हम सब यदि देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति में ये भी आता है कि हम नियमों का पालन करें, नियमों का सम्मान करें, एथिक्स का पालन करें। तो ये कोई वजह नहीं है कि एक्सीडेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सागर साहब आपने। और वो जो जवान जिनकी मृत्यु हुई है वो वास्तव में बहुत दुखद है और बड़े मर्मम तरीके से, निर्मम तरीके से जो है वो उनकी मृत्यु हुई उस समय ऑन द स्पॉट। तो ये जो लोगों को प्रवृत्ति है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, स्पीड से गाड़ी चलाऊं, यातायात नियमों का पालन नहीं करूं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण जो है सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं का है। और सड़कों की जो स्थिति है सागर साहब, ये भी आप मानेंगे कि सड़कें जो है वाहनों की तुलना में सक्रिय हैं। अब जो वाहन बढ़ रहे हैं तो सड़कें जो है सक्रिय बढ़ रही हैं, और उनमें दूसरे अतिक्रमण जो सड़कों पर हो रहे हैं उसके कारण भी कहीं ना कहीं यातायात में
प्रभावित होता है यातायात और उसमें समस्या उत्पन्न होती है। हेलो, नहीं, यहाँ मैं एक चीज आपको आपके माध्यम से जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो सड़क वाली बात कही सक्रिय है, लेकिन जो आंकड़े हैं ना, जो दुर्घटनाओं की दशा है वो बताती है कि जो हाईवे है वो सड़क के जाल का मात्र 3 या 4% है, लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे 10 गुना ज्यादा, 35% 36% दुर्घटना हो रही है। तो ये जो सड़क वाला एंगल है ना, ये एंगल जो है इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सड़क जो है खराब है, बल्कि खराब सड़क पे तो एक्सीडेंट कम होते हैं वहाँ, क्योंकि लोग पता है कि गाड़ी निपटेगी अगर वो तेज चलाएंगे। लेकिन सड़क अगर सही है, खुली है, तो वो फर्राटेदार गाड़ी चलाने के चक्कर में रहते हैं और खुद भी असुरक्षित रहते हैं, दूसरों को भी वो असुरक्षित करते हैं। तो ये जो सड़क वाला एंगल है, सड़क बननी चाहिए, लेकिन सड़क के साथ में जो ट्रैफिक कामिंग मेजर्स बोलते हैं इनको, जैसे वहां पर लाइट हो, वहां पर ट्रैफिक सूचक सिग्नल हो, जिसमें मैंडेटरी होते हैं कुछ जरूरी और कुछ ऐसे होते हैं संकेतात्मक होते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये लगे हों। अभी जैसे मैंने कल इंदौर में बैठक की और वहाँ के डीआईजी और बाकी एसपी, उनको एक चीज मैंने बताई कि आप जो हाईवे हैं जहाँ बहुत तेज चलते हैं वहां पर जैसे आप सीसीटीवी में लिखा होता है कि आप निगरानी में हैं, तो ऐसे ही आप लिखिए कि आप स्पीड रडार गन की निगरानी में हैं। तो ये चीजें जो है जगह जगह पर यदि आप लगा देंगे, ये जो स्पीड रडार गन लगाएंगे, तो इस स्पीड रडार गन में स्वतः ही उस वाहन का 300 मीटर की दूरी से उसकी गाड़ी नंबर और डिटेल और कितनी स्पीड थी, कितनी दूरी थी, ये सब आ जाएगा। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है, ये जो उसके पास फिर चालान पहुंचेगा तुरंत उसके जो भी ठिकाना होगा, तब उसको समझ में आएगी कि मेरा तो चालान, और वो चालान जो कटे वो चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए उसको, जिससे कि क्योंकि माननीय न्यायालय में आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 लागू है बिल्कुल प्रदेश का। बिल्कुल। तो ये जो सड़क वाला एंगल है कि सकरी सड़क है, हाँ सकरी सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परंतु हमें कोई कैसी भी सड़क को यातायात के नियम में जो निर्धारित गति दे रखी है, जो सूचक चिन्ह दे रखे हैं, सागर साहब, इसमें ट्रैफिक में फिर अपने एकांगी मार्ग भोपाल में बहुत कम है। एकांगी मार्ग भी होना चाहिए कि भाई एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए, ताकि वो गुत्थम गुत्था ना हो वाहन, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और एक और मुद्दा है कि जो लाइसेंस जो इशू होते हैं लोगों को, उसमें ज़रा कड़ाई होना चाहिए, ताकि वो सड़कों के ट्रैफिक के नियमों का पालन करना अच्छे से सीख सके और उन नियमों का पालन करने की जांच होने के बाद ही उसको लाइसेंस इशू किया जाए। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट है कि आंकड़े बताते हैं कि जो एक्सीडेंट टू व्हीलर फोर व्हीलर हो रहे हैं वो अधिकांश लाइसेंस होल्डर हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रक्रिया है लाइसेंस देने की वो जटिल होनी चाहिए। उनकी पूरी टेस्टिंग होने के बाद में, उनका ट्रायल होने के बाद में योग्य पाए जाने पर ही उनको लाइसेंस इशू किए जाए। और बीच में भी यदि वो तेज और लापरवाहीपूर्ण तरह से गाड़ी चलाते हैं तो उनके लाइसेंस जब्त होने चाहिए। कार्रवाई हो रही है परंतु उतरी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। जिसने भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट किया उसको ये वार्निंग मिल जानी चाहिए, अगली ट्रैफिक उल्लंघन पर आपका जो लाइसेंस है वो जब्त हो जाएगा और फिर उस अवधि में आप वाहन नहीं चला सकते। चलाया तो फिर वो चालान की बिना लाइसेंस की चला रहे हैं आप गाड़ी को। बिल्कुल सख्ती होना। है कि ये जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है ये और उन्नत होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ वहां पर वो गाड़ी चलाए एक्सपर्ट के सामने और फिर उसको लाइसेंस इशू दी गई समझी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सलाह दी आपने सागर साहब। अब मैं एक बार उनके पास अपने प्रवीण खारीवाल जी के पास आना चाहता हूँ। खारीवाल जी, डीसी सागर साहब ने बहुत सारी बातें बताई अभी। क्या आप एक पत्रकार की हैसियत से इसमें क्या सुझाव और देना चाहते हैं? क्या आप जानना जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं गुप्ता जी, आर.के. गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं। गुप्ता जी, आपने पुलिस के आला अधिकारी डीसी सागर साहब की बात सुनी है, आपने प्रवीण खारीवाल जी पत्रकार जी की बात सुनी है, आपने राजेश नामदेव जी जो ड्राइवर हैं उनकी बात सुनी। आप
क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा समय कम है, थोड़े से शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें। मेरा तो ये सुझाव है कि जो एडीजी सागर साहब ने कहा कि एक तो जो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है, जब तक वो जिसको लाइसेंस हम दे रहे हैं वो गाड़ी जब तक खुद ना चलाए और उसकी टेस्टिंग अच्छे से न हो जाए ड्राइविंग की, और जो उसके संकेतक हैं वो न जाने, तब तक उसको लाइसेंस इशू ना हो। तो एक तो ये एक्सीडेंट के जो बहुत ज़्यादा है वो संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, सड़कों का रख रखाव सुधार अच्छा हो जाए, मुख्य मार्गों के किनारे जो अतिक्रमण है वो हटा दिए जाएं, और मार्गों का जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है उनका चौड़ीकरण भी हो, जो शासन की स्कीम है वो ना केवल भोपाल में बल्कि मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। तो ये सब करें तभी अपन इससे निजात पा सकते हैं और ट्रैफिक अपना सुधर सकता है। और गाड़ियों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ेगी ही। लोग तो जैसे खारीवाल जी ने कहा कि लगातार लोग एक वाहन की जगह 2 ले रहे हैं, 2 की जगह 3 ले रहे हैं, तो ये संख्या तो बढ़ेगी। उसको हम रोक नहीं सकते, गाड़ियों की संख्या बढ़ने को रोक नहीं सकते। गाड़ियां बढ़ी हुई संख्या में सड़कों पर चलें, इसको हम सुधार कर सकते हैं। तो आज के मुद्दे पर जो चर्चा हुई ट्रैफिक के ऊपर और गाड़ियों की संख्या के ऊपर, और आने वाले समय में और समय में स्थिति क्या रहेगी, इस पर हमने चर्चा की पब्लिक एजेंडा में। और मैं हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट डॉक्टर पुलिस के आला अधिकारी डीसी सागर साहब, प्रवीण खारीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार जी, और आर के गुप्ता जी, राजेश नामदेव जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। और ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंस कायम करके रखिए, सैनिटाइज होकर के रखिए।